क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस फेडरलिज्म चैप्टर में अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और आगे हम देखने जा रहे हैं कि कैसे फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। फेडरलिज्म को इंडिया में किस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, हमने कई तरीके देखे थे। इससे पहले देखा था हमने डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल, आर्टिकल नंबर 246। उसके बाद हमने देखा कैसे जुडिशरी होती है, कैसे आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब इसमें हम देखते हैं 3 पॉइंट्स बेसिकली, लैंग्वेज के बेसिस पे और सेंटर स्टेट रिलेशंस। किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्म हुए थे भारत के अंदर, लैंग्वेज पॉलिसीज कैसी थी और सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेके। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जिसको हम पहले लिख लिया था मैंने। फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमें पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस ईयर में? 1953 में। और कौन था इसके पीछे जिन्होंने 53 डेज की हंगर स्ट्राइक रखी थी और ये मर गए थे उसके बाद, जिनका नाम है पोटी श्री रामुलु। इन्होंने 53 डेज की हंगर स्ट्राइक रखी थी और उसके बाद ये चले गए थे दुनिया से। तो पहला स्टेट जो बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पे वो था आपका आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। अब देखो 1947 पे पहुंच जाओ। अब 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। अब 1947 जब हम आज़ाद हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो अब ये सोचा जा रहा था कि किस तरीके से हम अब इन स्टेट्स को एक साथ लेके आएँ। तो सबसे पहले कई कमेटीज़ बनी। अगर हम पॉलिटी में जाते हैं तो इसके धर कमेटी बनी और भी बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी। फजल अली कमीशन बना था, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो फजल अली कमीशन ने बेसिकली इन चीज़ों की रिकमेंडेशन दी थी, वो हम कभी जब पॉलिटी के वीडियोस अपलोड करेंगे उसमें देखेंगे। तो इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। ऐसा बोला गया था कि भैया जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें एक ही स्टेट में रखो। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पॉलिटी के जाऊँगा और बताऊँगा आपको। फजल अली कमीशन ने यह बोला था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, कि ऐसा नहीं हो कि बंदा एक भाषा बोलता हो तो उसके लिए अलग से स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी प्रिवेल करेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कर्नाटका में कन्नड़ भाषा चलती है वहाँ, ठीक है, तो कन्नड़ लैंग्वेज के लिए कर्नाटका स्टेट बना दिया। और अगर हम बात करें पंजाब में तो पंजाब स्टेट बना दिया पंजाबी के बेसिस पे। अगर हम बात करें आपके राजस्थान तो मारवाड़ी बेसिस पे। तो बहुत सारे, तमिल, आंध्र प्रदेश तेलुगु के बेसिस पे, तमिलनाडु आपका तमिल के बेसिस पे। तो हमने ये स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनाती है, ठीक है। और सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। जहां आपको ये 4th पॉइंट दिखे वहां आप ये समझ जाओ यहाँ पे जो बात हो रही है मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट या पहाड़ों की बात हो रही है। जहाँ पे अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो नागालैंड, नागा ट्राइब्स हैं वहाँ पे, उनके बेसिस पे बना दिया। तो ये बेसिकली हमने लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे और जोग्राफिकल बेसिस पे हमने तरह तरह के स्टेट्स बनाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑन 1 नवंबर 1956 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड। लग रहा है ना कहाँ की बात चल रही है ये। 1 नवंबर 1956 को बहुत मेहनतों के बाद एक एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। उसमें 14 स्टेट्स बने थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी। लोगों को ये डर लग रहा था ऐसा ना हो ये लैंग्वेज की जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं इससे लोग डिसइंटीग्रेट हो जाएं, स्टेट्स का फॉर्मेशन ना हो पाए। लेकिन एक्सपीरियंस से ये पता चला कि लिंग्विस्टिक स्टेट से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया और उसने यूनिटी भी शो होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरीके से हमने स्टेट्स बनाए। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में गिवन है।
लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में गिवन है और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में गिवन है और टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है भारत के अंदर। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी पे बात है। लो मैंने आंसर आगे लिख रखा था, मैं भूल गया हूँ। ये लिखा हुआ है लैंग्वेज गिवन अंडर 8 शेड्यूल, ठीक है। एंड वी हैव 22 लैंग्वेजेस एज ऑफिशियल लैंग्वेज। आई बात समझ में कि 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल हैं, और लैंग्वेजेस किस में गिवन है? 8th शेड्यूल के अंदर। हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे नेशनल आएगा। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं, इट इज़ नेशनल। ओके, यहाँ पे नेशनल आएगा। वी डिड नॉट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज, नॉट ऑफिशियल, इसे काट देंगे, ये ऑफिशियल नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। हर स्टेट्स की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी जा रही है कि फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया फेडरल कैसे है। अगर फेडरल नहीं होता तो हो सकता है कि हम कोई ऑफिशियल लैंग्वेज ले आते या हम कोई नेशनल लैंग्वेज ले आते। अगर मान लीजिए इंडिया बोल दे कि तमिल हमारी एक नेशनल लैंग्वेज बन गई, तो फिर आप सोचो होगा क्या, है ना। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं? हम सारी भाषाओं का सम्मान करते हैं, तो हम 22 लैंग्वेजेस ऑफिशियल मानते हैं। रेस्ट ऑफ दी लगभग भारत में 900 तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल मानते हैं कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी को तो फेडरलिज्म कहते हैं कि देखो फेडरल स्ट्रक्चर शो हो रहा है किस तरीके से इंडिया में काम हो रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी की इंग्लिश का ऑफिशियल यूज कब बंद हो गया था? 1965 के अंदर। बट लेटर ऑन उसे बढ़ा दिया गया, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस, कि भैया इंग्लिश भी यूज होगी और हिंदी भी यूज होगी। आई होप यहाँ पे आपको लैंग्वेज पॉलिसी और हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था लिंग्विस्टिक स्टेट दोनों क्लियर हुए होंगे। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। देखो फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर, समझ में आ रहा है ना। पावर डिवाइड हो रही है, आप खुद देख रहे हो लैंग्वेज के बेसिस पे, और लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट भी बना दिए। हमने अपने आप से कुछ नहीं बोला इंडिया ने या कंट्री ने कि नहीं आपको यही एक लैंग्वेज फॉलो करनी है बस, ऐसा नहीं है। आपको फेडरलिज्म है ना, आप पावर डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, आपके 10th लेवल में इतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कमेटी थी जिसका नाम था सरकारिया कमेटी। हम लोग आज भी देश में सेंटर और स्टेट रिलेशंस को लेके आज भी लड़ते रहते हैं, और देखते भी होंगे हम लोग कि जहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल की गवर्नमेंट है और स्टेट में उसकी गवर्नमेंट नहीं है, तो पहले क्या होता था कि वो लोग एक इमरजेंसी लगा देते थे, स्टेट इमरजेंसी, उसको भी ख़त्म किया गया, वो ठीक है, वो बात की बातें। अब देखो सेंटर स्टेट रिलेशन, रीस्ट्रक्चरिंग दी सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन इन प्रैक्टिस, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन को बहुत अच्छा रखना है, जैसे कि रेवेन्यू का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ टैक्स, सोर्स ऑफ इनकम स्टेट की कैसे कैसे होगी, कब कब सेंटर स्टेट की मदद करेगा, कैसे स्टेट अपने आप को आगे रन करेंगे। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल इन स्ट्रक्चर है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें हमने देखा था कि सेंटर स्टेट रिलेशन को भैया बहुत अच्छे से चलाना पड़ता है, यही सबसे बड़ी ताकत है आपकी फेडरलिज्म की, ठीक। अब देखो इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज। मैंने पहले ही बोला आपको, पहले क्या होता था कि लोग, उन्होंने कहा ठीक है भाई स्टेट इमरजेंसी लगा दो, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम का टर्म ही हटा दिया है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को हमें अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए और अच्छे से मेंटेन करके चलना चाहिए। अब क्या होने लगा धीरे धीरे कि कोलिजन गवर्नमेंट का एक कंसेप्ट आने लगा। अब क्या हुआ, जैसे कि हमें अगर लोकसभा में अगर हमें गवर्नमेंट बनानी है 272 सीट्स चाहिए, अब मान लो नहीं मिली या किसी पार्टी को 200 मिली
किसी को 10 मिली, किसी को 50 मिली, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बना लेंगे। सपोज दैट एक कोई पार्टी है ए, ये बहुत बड़ी पार्टी है इंडिया के अंदर, और एक बहुत छोटी सी पार्टी है जेड। अब मान लो इस जेड पार्टी को सीट्स मिल गई ज़्यादा किसी भी वजह से, और इन दोनों ने कोलिजन कर लिया, कोलिजन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि जो ए पार्टी है ना, जो बड़ी पार्टी है, जो हमने ए देखी थी बहुत बड़ी पार्टी, ये अब कोई भी डिसीजन लेगी ना तो उसमें जेड का इंटरफेरेंस जरूर होगा, और इस कोलिजन गवर्नमेंट से सेंटर स्टेट रिलेशंस अच्छे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी जरूरी है। अगर बहुत बड़ी पार्टी है और कोई छोटी पार्टी है, मान लो उसके पास 10 सीटें कम पड़ गई, उसने छोटी पार्टी को बोला कि हमारी पार्टी में आप शामिल हो जाओ, वो पार्टी शामिल हो जाती है, तब एक अलायंस बन जाता है, एक ग्रुप बन गया। अब अगर वो बहुत बड़ी पार्टी छोटी पार्टी से पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि देखो सेंटर स्टेट रिलेशंस इंप्रूव हुए नहीं हुए। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देखो भैया, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पेक्ट भी हुई और पावर की शेयरिंग भी हुई। अपना जो पहला चैप्टर था पॉलिटिक्स में, पावर शेयरिंग। अब देखो भैया, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वॉज इन दी अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। बहुत अच्छी बात है, पहले इतना पावर शेयरिंग नहीं होती थी। पहले क्या था, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस थी। कांग्रेस बहुत बड़ी गवर्नमेंट थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, तो वो लोग जो चाहते थे वो होता था। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत सारी पार्टीज आ गई हैं, कोलिजन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ गया है, तो उससे क्या हो गया कि पावर शेयर होने लगी है, लोगों को अपने अधिकार पता पड़ने लगे हैं, इस वजह से सेंटर स्टेट की रिलेशंस अच्छी होने लगी हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पावर की शेयरिंग है, जो फेडरलिज्म मतलब सीधे सीधे पावर की शेयरिंग है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे भी हमने करी है, स्टेट्स बनाए हैं हमने, लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट करी है और सेंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव किया है। आई होप फेडरलिज्म का थर्ड पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम कल अपलोड करेंगे, दैट इज पार्ट 4 होगा फेडरलिज्म का। ओके, थैंक यू क्लास।